So hello students, today we are going to talk about, as you can see that today's topic is melting and boiling point of haloalkanes and haloarenes. So first of all we are going to talk about haloalkanes, how their melting boiling point varies with change in molecular mass and with change in halogen group, and then we'll talk about haloarenes also, and we will also cover an important topic, that is solubility. So before starting this topic you have to note down one important point, student, and this is the important point. You have to copy this point और आप इसे नोट कर लें. important point है वाला भी. melting and boiling point of haloalkanes are much higher than parent hydrocarbons, student. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है. और यहाँ पर क्या मतलब है इसका, इस बात को समझेंगे तो. और ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है इसको भी जानेंगे स्टूडेंट. ठीक है, तो काम कर लेते हैं. मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, और एग्ज़ाम्पल में सबसे पहले तो मैंने लिया हुआ है यहाँ पर मीथेन. और सभी को मालूम है कि मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है. और जब CH4 में से हम एक H को कम कर लेते हैं और इसकी जगह पर जब हम हेलोजन को लगा देते हैं तो एल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है. और मतलब अब जो कंपाउंड बनेगा वो CH3Cl बनेगा, और इसको हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड. और अब जब यहाँ पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है स्टूडेंट, तो आपको दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है. एक तो मॉलिक्यूलर मास का, और दूसरा है जो मॉलिक्यूलर मास पे जो चीज़ डिपेंड करती है वो है वैन डर वाल्स फोर्सेस, उसका ध्यान रखना है. और एक और चीज़ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फ़िलहाल हेलोएल्केन्स में H बॉन्डिंग नहीं होती है, लेकिन आगे एल्कोहल्स, फिनॉल, जब ईथर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको जब कभी भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से जुड़ा क्वेश्चन पूछा जाए तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है आपको. तो अभी अपने पास में ये मिथाइल क्लोराइड है, और मिथाइल क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मीथेन से ज़्यादा होगा. ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मिथाइल क्लोराइड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू मीथेन काफ़ी ज़्यादा होता है. और इसका जो मेन रीज़न होता है स्टूडेंट वो होता है हाई मोलिकुलर मास, क्योंकि मिथाइल क्लोराइड का जो मास होगा वो ज़्यादा होगा. तो मेन जो रीज़न होता है इसका, दैट इज़ हायर मोलिकुलर मास. हायर मोलिकुलर मास. और मोलिकुलर मास ज़्यादा होने की वजह से तो मिथाइल क्लोराइड है, इसके अंदर जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होती है वो भी मजबूत होते हैं. कौन सी फोर्सेस? वैन डर वाल्स फोर्सेस. ये ध्यान रखो आप, ये क्योंकि काफ़ी बार ये वर्ड बीच में आएगा. वैन डर वाल्स फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर. किसमें? मिथाइल क्लोराइड में. ठीक है स्टूडेंट, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इसके अलावा तो यहाँ से ये हमें समझ में आ गया कि जो मीथेन है, या जो मीथेन है ये एक पेरेंट हाइड्रोकार्बन है किसका? मिथाइल क्लोराइड का. ठीक है, अब इसी तरीके से क्या होगा अगर हमारे पास में एक मिथाइल क्लोराइड है, एक मेरे पास में मिथाइल ब्रोमाइड है, एक मेरे पास में मिथाइल आयोडाइड है. इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट, तो अब इन सभी में आप देखोगे कि जो एल्काइल ग्रुप है वो सभी में सेम है, और क्योंकि ग्रुप सेम है इस वजह से अपना जो आंसर होगा वो डिपेंड करेगा हेलोजन के ऊपर. ठीक है, और इन सारे हेलोजन्स में जो आई है वो सबसे बड़ा है साइज़ में. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये मेंबर्स होते हैं ग्रुप नंबर 17 के, इन्हें हेलोजन्स कहा जाता है. और इन सभी में जो एटॉमिक साइज़ है वो आयोडीन का बड़ा होता है, और जिसकी वजह से आयोडीन, या आप कह लो कि जो मिथाइल आयोडाइड है इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और इसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बहुत स्ट्रॉन्गर होंगे. और इसी वजह से जो आयोडाइड्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ब्रोमाइड से और क्लोराइड से कहीं ज़्यादा होता है स्टूडेंट. ठीक है ना, तो इस वाले केस में
ये पहला केस था जब एल्काइल ग्रुप सेम थे। अब मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें मैं क्या करूँगा, अब इसमें मैं मेरे पास में ये C2H5Cl है, मतलब इथाइल क्लोराइड है, और ये मेरे पास में यहाँ पर मैं ग्रुप चेंज कर देता हूँ, CH3 CH2 और Cl, ये मैंने कंपाउंड लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ग्रुप है एल्काइल ग्रुप है वो इथाइल है, और यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है ये प्रोपाइल लगा हुआ है। और इन दोनों ही केसेस में आप देखोगे कि जो हेलोजन एटम है वो सेम है। यहाँ पर भी हेलोजन क्लोरीन है और यहाँ पर भी हेलोजन कौन है, क्लोरीन है। तो इस वाले केस में अब जो आंसर होगा अपना वो डिपेंड करेगा एल्काइल ग्रुप के ऊपर। जिस एल्काइल ग्रुप का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, इस पूरे का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इथाइल क्लोराइड। तो इसी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा कर दोगे, जिसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है। मीन्स आपको आंसर बताने से पहले यू हैव टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। ओके, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास पता कर लीजिए। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्गर वंडर वाल फोर्सेस पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको दो केस बताए कि अगर एल्काइल ग्रुप सेम है, CH3 है, तो आंसर में जो आंसर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, हेलोजन के ऊपर। और अगर हेलोजन सेम लगे हुए हैं तो आंसर डिपेंड करेगा एल्काइल ग्रुप के ऊपर, जिसका मोलर मास ज़्यादा हो और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। इसके बाद में स्टूडेंट अब एक काम और कर लेते हैं। अब हम लोग ज़रा आइसोमर के ऊपर आ जाएं। क्या होगा अगर अपने पास में आइसोमर्स हैं तो इन केस ऑफ आइसोमर्स व्हाट यू विल डू। तो इसमें भी स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे नोट करोगे कॉपी में। तो स्टूडेंट्स ये वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्सेस आल्सो डिक्रीजेस, हेंस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ठीक है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है स्टूडेंट, और उसी हिसाब से फिर जो वंडर वाल फोर्सेस होते हैं वो वीकर हो जाते हैं, और क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे ब्यूटाइल ब्रोमाइड का एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। अब स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि आइसोमर्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं, फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर अलग अलग हो। तो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ब्यूटाइल, ठीक है, तो ब्यूट में कितने कार्बन आएंगे, 4। तो सबसे पहले तो इसका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लें। तो CH3 CH2 देन अगेन CH2 अगेन CH2 एंड देन Br। दिस इज कॉल्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड दिस इज़ नॉर्मल, ओके, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और इसके बाद जो ये तो पहला इसका आइसोमर हो गया। दूसरा अगर हम बनाएं तो दूसरे में हम इस तरीके से बना सकते हैं, CH3 कार्बन, एक हाइड्रोजन ले रहा हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ CH3, उसके बाद में आगे CH2 और यहाँ पर Br, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर हैं स्टूडेंट, अंडरस्टूड। और आप देखो कि इस वाले में भी ऊपर फर्स्ट वाले में भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, नीचे भी 1 2 3 4 कार्बन आइटम है, और 3 3 6 7 8 9 हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है, दोनों में ही, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं स्टूडेंट। तो लेकिन जो पहला वाला है उसमें एक भी ब्रांचिंग नहीं है। फर्स्ट वाले में देखो एक नॉर्मल कंपाउंड है ये, और इसमें एक ब्रांच है यहाँ पर। तो जैसे ही ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे ही जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है स्टूडेंट। तो पहला वाला जो है
इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 372.6 केल्विन, और जो नीचे वाला है इसका है 362 केल्विन, ठीक है। तो आपने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जा रहा है जब ब्रांचिंग हो रही है। तो अभी इसका एक और बचा हुआ आइसोमर, और अभी मैंने आपको स्टूडेंट नेमिंग नहीं बताई है कि नेमिंग कैसे करनी होती है। वैसे क्योंकि क्लास 11 में आप सीख चुके थे, और अगर नेमिंग की बात करें स्टूडेंट तो नेमिंग नंबरिंग यहाँ से कर लो आप 1 2 3, क्योंकि अपना ग्रुप जो है हेलोजन ग्रुप है वो फर्स्ट वाले कार्बन के पास में है, तो इसका जो नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो, है ना। फर्स्ट नंबर पे Br है तो 1 ब्रोमो, और 2 पे कौन है मिथाइल, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है चेन में 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। तो उसका नेम क्या है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नेम है। तो चलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, नेम ऑफ दिस इज 1 ब्रोमो डैश 2 मिथाइल एंड प्रोपेन। चलिए आप इसको लिख लीजिए, ये या तो मुझे स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी, और मैं ओरली बोल दे रहा हूँ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और आएगा आगे, उसको आप ऐड कर लीजिए, या मैं अलग से टेक्स्ट में ऐड कर दूँगा इसको, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने देखा कि इसमें एक ब्रांच थी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम था। इसके अलावा एक और आइसोमर है इसका, वो भी मैं अभी ड्रॉ करूँगा अभी। अब स्टूडेंट ये थर्ड वाला आइसोमर है इसका, और इसमें आप देखोगे कि कितनी ब्रांचिंग हो गई है। इसमें एक तो ये ब्रांच हो गई है, और मतलब आप इसमें देखो 2 ब्रांचेस है, ठीक है ना। अगर मैं इसको लॉन्ग चेन मानता हूँ, किसी को लॉन्ग चेन मान लीजिए आप, अगर आप इसको लॉन्ग चेन मानेंगे, एक ब्रांच ही हो गई और एक ब्रांच ये वाले हो गए, 2 ब्रांच हैं इसमें, ठीक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 345 केल्विन, ठीक है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होती चली जाती है, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है और मैग्नीट्यूड ऑफ वनरेबल फोर्सेस वीकर हो जाते हैं। तो ये जो थर्ड वाला है, और इसका अगर नेमिंग की बात करें स्टूडेंट, अगर इसका नेम लिखना चाहते हैं तो साथ ही में मैं नेमिंग भी करते चलता हूँ। तो यहाँ पर कहीं से भी नेमिंग कर ले, इसमें नंबरिंग कर लो 1 2 और ये 3 थर्ड वाला कार्बन यहाँ पर है, ठीक है। ये थर्ड वाला कार्बन है आपका। तो आप देखोगे कि जो सेकंड वाला कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इसी पे CH3 आ रहा है, इसी पे Br भी आ रहा है, दोनों ही सेकंड वाले कार्बन पे आ रहे हैं। उसका नेम क्या हो जाएगा 2 अब ब्रोमो पहले आएगा या मिथाइल पहले आएगा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर चेक करेंगे इसमें, तो जाहिर सी बात है B पहले आता है, तो 2 ब्रोमो डैश 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है चेन में 3, तो प्रोपेन। मैंने आपको स्टूडेंट यही बताना था कि जब आइसोमर वाले केस होगा तो उसमें आपको देखने की ब्रांचिंग किसमें ज़्यादा है। जिसमें ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाती है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम होता है, क्योंकि उसमें जो मैग्नीट्यूड है वनरेबल फोर्सेस का सबसे वीकर हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट वाले में इसमें वनरेबल फोर्सेस जो होंगे कैसे होंगे, वीकर होंगे। Understood. Then student, now also we have to talk about melting and boiling point of haloarenes. So in case of haloarenes, सबसे पहले तो स्टूडेंट हेलोएरिन्स के बारे में एक बेसिक चीज़ आपको मैं बता दूं, क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैंने वो कवर नहीं की है। अब जैसे कि ये मैंने बनाया बेंजीन, और बेंजीन में ये लगा दिया मैंने यहाँ पे क्लोरो, ठीक है। तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में अगर मैंने एक Cl और यहाँ पे लगाया हुआ है, तो ये जो पोजीशन होती है इसको मैं कहता हूँ ऑर्थो पोजीशन, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम हो जाएगा O डैश डाई क्लोरो, दिस इज डाई बेंजीन।
इसका नेम है स्टूडेंट ओ डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसके अलावा अगर ऐसा होता कि ऊपर क्लोरीन के रिस्पेक्ट में अगर Cl यहाँ पे लगा होता तो ये जो जगह है, यानी जो पोजीशन होती है, इसको कहते हैं मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन है ये, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही पोजीशन मेटा पोजीशन हो। एक्चुअली जो मेन ग्रुप होता है उसके रिस्पेक्ट में हमें देखना पड़ता है। तो अभी ये मेटा पोजीशन है, और यहाँ पर भी कितने Cl हैं, 2 Cl हैं, दे आर 2 क्लोरीन आइटम्स। तो इसका जो नेम हो जाएगा दैट इज़ ऑल्सो M लगाना पड़ेगा आपको, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद में एक स्ट्रक्चर और देख लो आप, इसमें ये रहा अपना क्लोरीन आइटम, और इसके रिस्पेक्ट में अगर Cl को यहाँ पे लगाता हूँ तो ये जो पोजीशन है इसे कहते हैं पैरा पोजीशन। दिस इज पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन। और क्योंकि इसमें भी 2 क्लोरीन आइटम है अपने पास में, और जो बेंजीन रिंग है वो भी डाई सब्स्टिट्यूट है, 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमेशा डाई यूज़ करेंगे हम लोग, और इसे हम कहेंगे पी डाइक्लोरोबेंजीन, बेंजीन। समझ गए। तो अभी हमें इन्हीं के बारे में बात करनी है, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि ओ डाइक्लोरोबेंजीन, पी डाइक्लोरोबेंजीन या एम डाइक्लोरोबेंजीन क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स। और नाउ स्टूडेंट्स वी आर हैविंग 3 आइसोमर्स, यू कैन से 3 आइसोमर हैं अपने पास। ये आइसोमर ही हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि सभी का फॉर्मूला सेम है, सभी के पास में फिनाइल ग्रुप है, और सभी के पास में 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, ठीक है ना। बस अंतर ये है कि एक ऑर्थो है, ये वाला ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था पहले। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट तो इनका लगभग सेम ही रहता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, तो जो ये जो ऑर्थो वाला है कंपाउंड, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 453 केल्विन, 453 केल्विन होता है। और जो मेटा वाला कंपाउंड है इसका होता है 446 केल्विन, दिस इज़ 446 केल्विन, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और ये जो पैरा वाला है इसका होता है 448 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन मेन जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो हमें देखने को मिलता है इनका मेल्टिंग पॉइंट में, और उसी पे ही क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है मेल्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट अगर इसकी बात करें तो जो पहला है जो अपना ऑर्थो वाला है इसका होता है 256 केल्विन, और जो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है इसका होता है 249 केल्विन, और जो पी डाइक्लोरोबेंजीन है इसका होता है 323 केल्विन। ठीक है। तो आप देखोगे इनमें ये जो लास्ट वाला है, तो पी डाइक्लोरोबेंजीन अपने पास में जो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है क्लोरीन आटम, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसके मेल्टिंग पॉइंट में। तो इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट? तो रीज़न स्टूडेंट ये है कि एक तो इसकी सिमेट्री प्रॉपर है, मतलब अगर इसके क्रिस्टल्स को हम पैक करते हैं तो इसकी सिमेट्री प्रॉपर है। ये इसकी जो पैकिंग है वो टाइटली हो सकती है, मतलब अगर आप देखो, अगर आप इसको अरेंज करो और जब इनको अरेंज किया जाएगा इसके क्रिस्टल्स को, तो काफ़ी जगह बीच में रह जाएगी, काफ़ी वॉइड बचेगी। जो एम्प्टी स्पेस बचता है उसको हम लोग वॉइड कहते हैं स्टूडेंट। तो वॉइड होती है एम्प्टी स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, ये जो पी डाइक्लोरोबेंजीन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है ये, इसलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। पी डाइक्लोरोबेंजीन है, तो जब इनकी पैकिंग होती है तो ये काफ़ी क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो सिमेट्री है वो प्रॉपर सिमेट्री है इस वजह से। ठीक है। और काफ़ी क्लोजली पैक होने की वजह से
काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैकिंग होती है, मतलब जो आप कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफ़ी मजबूत हो जाता है, और इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका रीज़न है मैं अभी साइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप इसको नोट कर लेंगे कि पैरा वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा क्यों होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये नोट करेंगे आप इसको। सो दिस इज़ योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पैरा वालों का जो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, तो आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे एज इट इज़, कॉपी कर लेंगे इसको। हायर मेल्टिंग पॉइंट इज ड्यू टू symmetrical structure, its molecule can be packed more closely in crystal as compared to ortho and meta isomers, ठीक है। So now student, it's all about melting and boiling point of haloalkanes and haloarenes. Now in this topic we will also cover the solubility topic also, and how haloalkane and how haloarenes, their solubility varies with molecular mass, that we will study today. Now students, about haloalkanes, actually haloalkanes are very less soluble in water molecules. They are very less soluble because they cannot form hydrogen bond with water molecule, okay. So haloalkanes are very less soluble because they cannot form hydrogen bond with water. Understood. One more important thing is there students, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए, जैसे ये सॉल्युबल होते हैं लेकिन कम सॉल्युबल होते हैं, अगर पूछा जाए आपसे कि इसमें CH3Br, CH3CH2Br, इन दोनों में से वाटर में कौन ज़्यादा सॉल्युबल है, तो आपका आंसर होना चाहिए मिथाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ना, जो आर ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप जो होता है, इट इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ओके। तो एल्काइल ग्रुप इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, और हाइड्रोफोबिक आप जानते हैं क्या होता है, मतलब जो वाटर रिपेलिंग होता है उसे हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। तो आप देखोगे अभी इन दोनों में से जो सबसे बड़ा एल्काइल ग्रुप है वो किसके पास है, इसके पास CH3 है, इसके पास में CH3CH2 है, ठीक है। तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक नेचर भी बढ़ता है और सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो आप इस चीज़ का कि जैसे जैसे वेट फॉर अ वाइल, तो जैसे सुन इसमें आप देख रहे हो कि एल्काइल ग्रुप बड़ा है इसमें, तो हाइड्रोफोबिक नेचर इसमें ज़्यादा होगा और इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता जाएगा वैसे भी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है। एक दोबारा से एग्जांपल और मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा वाला ज़्यादा सॉल्युबल होगा। चलिए CH3 CH2 I है अपने पास में, और एक अपने पास में है CH3 CH2 CH2I, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें दिस इज़ इथाइल ग्रुप एंड दिस इज़ प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि जो एल्काइल ग्रुप है वो हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में, तो इसमें ज़्यादा बड़ा एल्काइल ग्रुप है तो ये ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होगा, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम होगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। वहीं अगर हम लोग बात करें सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी इन हेलोरेन्स, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स कि जो हेलोरेन्स होते हैं, पहली बात तो इनकी पोलैरिटी कम होती है, ठीक है ना। तो ड्यू टू लो पोलैरिटी and
inability to form hydrogen bond, inability to form hydrogen bond, these are insoluble in water. वाटर में घुलते नहीं हैं।